सबसे पहले आप हमें ये बताओ कि योग है क्या? योग है वो हमें स्पिरिचुअली कनेक्ट करता है, क्योंकि योग का मतलब ही है जोड़ना। ये आपको स्पिरिचुअली जोड़ेगा, आपको आपकी बॉडी से जोड़ेगा, आपको आपके मन से जोड़ेगा। तो योग का मतलब ही जोड़ना है। जिम जाना लोगों के लिए बेनिफिशियल है या फिर योग? जब आप 50 साल के हो जाओगे, क्या आपका वही मसल रहेगा? नो। उतना ही आप बाइसेप्स गेन कर पाओगे, उतना ही आप चेस्ट गेन कर पाओगे। अगर आप जिम जा रहे हो, आप बाहर से बॉडी ट्रेन कर रहे हो और जिम आपकी बॉडी को कर देता है स्टिफ, उसके साथ साथ आप ट्राई करो कि योगा भी आप करें। योग लोग देखा देखी में कर रहे हैं कि आजकल जो योग है वो सिर्फ आसन रह गया। जैसे मैंने बोला, लोगों को होता है आसन कर लिया, मैं इतना मुड़ जाऊं, हाथ पे खड़ा जाऊं, सर पे खड़ा जाऊं, सोशल मीडिया पे अपनी पोस्ट डालूंगा कि मेरा एक इंप्रेशन जाएगा, लोग बोलेंगे वाओ यार तुम अपने सर पे खड़े हो जाते, तुम हाथ पे खड़े हो जाते। योग ये बिल्कुल नहीं है। ऐसे तो सर पे और हाथ पे सर्कस वाले भी खड़े हो रहे हैं, फिर तो आप में उसमें कोई फर्क नहीं रह गया। तकरीबन मेरे को लगता है 70 से 80% लेडीज ऐसी हैं जिनको, चाहे वो अनमैरिड लड़की हैं चाहे वो मैरिड हैं, उनको पीसीओडी की प्रॉब्लम है। तो ऐसे पर्टिकुलर जो बीमारियां हैं उनके ऊपर भी योग काम करता है? बिल्कुल मैम, हर एक बीमारी पर योग काम करता है। आज के टाइम में मोटापा बहुत ज्यादा लोगों को हो रहा है, तो मोटापा दूर करने के लिए कोई बताओ कि। मैम सबसे पहले तो अगर आप खाली योग करते जाओगे बट खाई जा रहे हो आप, या कुछ गलत खा रहे हो, और ना खाना भी आपके वेट को बढ़ाता है। लोगों को ये नहीं पता, वो सोचते अगर भूखे रहेंगे पतले हो जाएंगे। नहीं, ना खाना भी आपके वेट को बढ़ाएगा। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस आज के एपिसोड में। आज के पॉडकास्ट में हम आपको बताएंगे कि कैसे आप अपने जीवन में स्वस्थ रह सकते हैं, कैसे आप अपने जीवन में बीमारियों से बच सकते हैं। जब मौसम बदलता है, हर कोई सर्दी जुकाम का जो है वो शिकार हो जाता है। किसी को कोई प्रॉब्लम हो जाती है जब हम सर्दी से गर्मी आती है या फिर गर्मी से बरसात का मौसम आता है। तो ऐसे में कौन सी ऐसी क्रियाएं हैं, अगर आप वो चीज़ें करते हो तो आप इन सभी चीज़ों से बच सकते हैं। जब हम ऐसी चीज़ कोई सुनते हैं तो हमारे दिमाग में सिर्फ एक ही शब्द आता है और वो आता है योग, क्योंकि योग भगाए रोग। जी हाँ, ऐसा आपने अक्सर सुना होगा कि जो लोग योग करते हैं उनसे रोग जो हैं वो कोसों दूर रहते हैं। लेकिन कई बारी लोग जो हैं वो योग को बड़े गलत तरीके से करते हैं। उनको एग्जैक्ट तरीका ही नहीं पता होता कि योग करना कैसे है, योग को किस समय करते हैं और योग करने का ढंग क्या है और कौन सा योग किस बीमारी के लिए किया जाता है। इन्हीं सभी बातों के बारे में आज हम जानेंगे योग एक्सपर्ट मनदीप सिंह जी से, जो आज खास करके हमारे साथ मौजूद हैं हमारे शो में, और हमें इन सभी चीज़ों के बारे में बताएंगे कि योग अक्सर एक्चुअली होता क्या है और योग कैसे किया जाता है। तो चलिए मिलते हैं। नमस्कार। सबसे पहले मुझे इनवाइट करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे अपने यहाँ पे इनवाइट किया और ये सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ, ये भी मैं अपने आप को लकी समझता हूँ। नहीं मनदीप, हम लकी हैं क्योंकि आप योग एक्सपर्ट हो, इतने सालों से लोगों को योग करवा रहे हो और आप इतने बिजी शेड्यूल में से हमारे लिए आपने एक टाइम निकाला हमसे बातचीत करने के लिए, हमारे व्यूवर्स को बताने के लिए कि योग कैसे उनके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। तो मुझे सबसे पहले यही बताओ कि योग आज का जैसे बदलता युग है, ट्रेंडिंग युग है, तो इसमें लोग डिजिटली जो भी हम चीज़ें देखते हैं, इंटरनेट पे देखते हैं या किसी को सुनते हैं कि भाई इस योग को करने से मेरी ये तकलीफ ठीक हो गई, लेकिन हम कहीं ना कहीं सुनने पे विश्वास करते हैं। लेकिन योग जो हमने सुना किसी के बारे में या फिर जिसने किया वो उसके लिए फ़ायदेमंद था, लेकिन जब वही योग किसी और इंसान ने किया उसके लिए वो उतना फ़ायदेमंद नहीं रहा। तो सबसे पहले तो मुझे लगता है कि हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि योग की कौन सी क्रियाएं किस एज के लिए बेहतर है और किस एज के लिए वो बिल्कुल मनाही की गई है। सबसे पहले आप हमें ये बताओ कि योग है क्या? मैम सबसे पहले तो मैं आपका ये थैंक यू करना चाहूँगा कि आपने वर्ड को सही से प्रोनाउंस किया। नहीं तो लोग योग नहीं, योगा, जो कि एक्चुअल में योगा नहीं है, योग है। ये हम वेस्टर्न स्टाइल को फॉलो करते जा रहे हैं, ज़्यादा ही अंग्रेज बन रहे हैं आजकल। तो ऐसे ही जैसे भगवान कृष्ण जी हैं, वो उनको कृष्णा बोलते हैं, बल्कि कृष्ण है। राम को रामा बोलते हैं। तो ऐसे ही इन्होंने योग से योगा बना दिया। और जो योग है वो हमें स्पिरिचुअली कनेक्ट करता है, क्योंकि योग का मतलब ही है जोड़ना। ये आपको स्पिरिचुअली जोड़ेगा, आपको आपकी बॉडी से जोड़ेगा, आपको आपके मन से जोड़ेगा। तो योग का मतलब ही जोड़ना है। जब आप योग करते हो, योग जो है वो पूरा एक अष्टांग योग है। महर्षि पतंजलि जी ने इसको 8 भागों में बांटा हुआ है, यानी कि 8 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया है। जिसमें सबसे पहले आता है यम, जिसमें आपको सत्य बोलना है, अहिंसा नहीं करनी है, और उसके बाद भगवान में विश्वास रखना है आपको,
और जो अब्यूसिव लैंग्वेज हम यूज़ करते हैं उसको अवॉइड करना है। उसके बाद आते हैं नियम, जिसमें आपने अपने आप को बिल्कुल साफ़ सुथरा रखना है। अच्छे से नहा धो के आपको योग करना चाहिए और भगवान की आपको रोज़ आराधना करनी चाहिए, यानी कि तपस्या करनी चाहिए, और विशेष रूप से उस चीज़ में आपको विलीन होना है पूरा। उसके बाद आते हैं मैम आसन। ये थर्ड पॉइंट पे आसन आते हैं। जब आप अपने आप में अंदर से ये सब चीज़ें चेंज करते हो फिर आप आसन करते हो, जो कि एक पोस्चर होता है। उस आसन में आपने अच्छे से होल्ड करना है। इसकी परिभाषा दी गई है योग स्थिर सुखम आसनम। आपने स्टे करना है और स्टे करने के बाद आपको हैप्पी फील करना है, उसमें आपको अच्छा फील होना चाहिए। ये नहीं कि आप आसन लगा रहे हो, अंदर से दर्द हो रही है, आप मुंह बना रहे हो, सांस रोक के खड़े हो गए, वो आसन नहीं है। आसन एक पोस्चर है और वो पोस्चर ऐसा जो आपको एकदम अच्छा फील कराए, हैप्पी फील कराए, रिलैक्स फील कराए। उसके बाद आता है प्राणायाम। प्राणा यानी कि आपका सांस, याम का मतलब होता है एक्सरसाइज, यानी कि ब्रीदिंग एक्सरसाइज, जो कि आपकी सांसों के ऊपर नियंत्रण करने के लिए हेल्पफुल है। और इंटरनली आपके जैसे लंग्स हो गया, हार्ट हो गया, आपका ब्रेन हो गया, और नॉर्मली हम जो सांस भरते हैं डेली, तो हमारी बॉडी उतना ऑक्सीजन कंज्यूम ही नहीं करती जितना कि हमें चाहिए। जब आप प्राणायाम करते हो, लंबे गहरे सांसों के द्वारा प्राणायाम करते हो, तो आपकी पूरी की पूरी बॉडी है जो अच्छे से पूरा ऑक्सीजन कंज्यूम करती है। फिर आप अपने लंग्स को अच्छे से यूज़ भी करते हो, क्योंकि आप थोड़ा सा सांस भरते हो तो कितना % यूज़ कर लोगे आप लंग्स को? 5%, 10%। जब आप लंबा सांस भरोगे, जब बलून की तरह उसमें हवा भरेगी, वो पूरा फूलेगा। जब आप सांस छोड़ोगे तो बलून की तरह से सिकुड़ जाएगा। तो ये प्रॉपरली आपकी ये मूवमेंट होती है लंग्स की, जिससे आपके लंग्स स्ट्रॉन्ग होते हैं। कोविड में क्या हुआ, लोगों के लंग्स वीक, हार्ट वीक, तो सबसे ज़्यादा अटैक भी उन लोगों पे ही हुआ है जिनके लंग्स स्ट्रॉन्ग नहीं थे, हार्ट स्ट्रॉन्ग नहीं था, क्योंकि कभी ब्रीदिंग एक्सरसाइज की ही नहीं। आप जिम में चले जाओ, लोग इतने भारी भारी डंबल उठा रहे हैं। अब मैं उनसे ये पूछता हूँ कि आप मसल तो ट्रेन कर लोगे, अब मैं बोलता हूँ आप अपने फेफड़ों को ट्रेन करो, क्या फेफड़ों पे डंबल बांध के उनको ट्रेन किया जाएगा? नहीं हो सकता। तो वो सिर्फ और सिर्फ आपको योग में मिलेगा। योग में क्या होता है, आप अंदर से भी बॉडी ट्रेन करते हो और बाहर से भी, जो आपका अंदर बाहर दोनों तरफ से आपकी बॉडी को फिट रखता है और रिलैक्स रखता है, और आप एक हेल्दी लाइफ इंजॉय करते हो। आसन के बाद मैं प्राणायाम बताया मैंने, प्राणायाम के बाद आता है प्रत्याहार, ऐसे उसके बाद आता है ध्यान, धारणा, फिर समाधि। ये पूरा एक डेफिनेशन है, 8 अंगों को मिलाकर योग बनता है। और जैसे अभी हम बात कर रहे हैं कि लोग जिम में चले जाते हैं, लेकिन जो हम डीप ब्रीदिंग की एक्सरसाइज हैं वो जिम में नहीं करवाते हैं हमें, है ना। वो तो हमने वहाँ पे वेट उठाया, ट्रेडमिल पे दौड़े, लोगों को लगता है कि वो गुड है। आपके अकॉर्डिंग एज अ योगा एक्सपर्ट, जिम जाना लोगों के लिए बेनिफिशियल है या फिर योग? मैम देखो, आजकल ट्रेंड बन चुका है कि मुझे बड़े बड़े बाइसेप्स बनाने हैं, मुझे छाती बनानी है, 36 इंच का डोला है, ये वो पता नहीं क्या कुछ। ये आजकल हमारे जो यंगस्टर्स हैं उनमें बहुत ज़्यादा ट्रेंड चल चुका है। बट मैं उनसे एक जवाब चाहता हूँ, जब आप 50 साल के हो जाओगे क्या आपका वही मसल रहेगा? नो। उतना ही आप बाइसेप्स गेन कर पाओगे, उतना ही आप चेस्ट गेन कर पाओगे? नहीं कर पाओगे, क्योंकि एक पर्टिकुलर एज के साथ आपकी बॉडी में चेंज आएंगे, आपके हार्मोन्स में चेंज आएंगे, आपकी स्ट्रेंथ में भी चेंज आएगा। अगर आप जिम जा रहे हो, आप बाहर से बॉडी ट्रेन कर रहे हो और जिम आपकी बॉडी को कर देता है स्टिफ। अगर जिम के साथ आप योगा कर रहे हो तो मैं मानता हूँ कि चलो आप उसको फॉलो कर सकते हो, कि आपको सबको ही है कि मैम अच्छे दिखे, हम गुड लुकिंग दिखे। कई लोग इतने पतले हैं वो चाहते थोड़ा गेन हो जाए, चलो जिम जाओ, बट उसके साथ साथ आप ट्राई करो कि योगा भी आप करें। कुछ आसन पकड़ लें या सूर्य नमस्कार पकड़ लें, जो सूर्य नमस्कार मैम एक ऐसा आपका योग का एक आसन लगा लीजिए, या कि योगा की एक ऐसी एक्सरसाइज लगा लीजिए जो कि आपकी सर से लेके पाँव तक पूरी बॉडी को ट्रेन करता है। अगर आप जिम में जाके ट्रेनिंग कर रहे हैं तो आप सूर्य नमस्कार कर लीजिए, 2 राउंड, 4 राउंड, 5 राउंड अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग। तो वो आपकी पूरी बॉडी को ट्रेंड भी करेगा, फ्लेक्सिबिलिटी भी रहेगी, सर्कुलेशन भी पूरी बॉडी में अच्छा जाएगा, ब्रीदिंग पर कंट्रोल आएगा, पेशेंस आ जाते हैं हमारे अंदर, मेंटली आप कंट्रोल करना शुरू कर देते हो, कंसंट्रेशन बढ़। ये सिर्फ सूर्य नमस्कार के मैं आपको फायदे बता रहा हूँ। इतने सारे सूर्य नमस्कार के आपके फायदे हैं। आपके जॉइंट्स पे काम करेगा, आपके मसल्स पे काम करेगा, हर एक पार्ट पे आपके सूर्य नमस्कार काम करता है। तो सूर्य नमस्कार की जैसे हम बात कर रहे हैं, तो ये जो आसन है सूर्य नमस्कार, ये कितनी बार कर सकते हैं? अगर कोई अच्छे से कर लेता है तो कितनी बार कर सकते हैं? मैम इसकी कोई लिमिट नहीं है। अच्छा।
आप चाहो तो 10 बार कर लो, हाँ। 20 बार कर लो, 30 बार कर लो। जैसे कि मोस्टली लोग क्या करते हैं, जिनकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस है वो 108 बार करते हैं। जैसे मैं भी कभी कभी 108 बार ट्राई करता हूँ, क्योंकि 108 शब्द आपको पता ही है, जैसे माला हाँ। जाप कर रहे हैं 108 कर रहे हैं, अपने आप में कंप्लीट। तो वैसे ही उसका एक पूरा कंप्लीट आप समझ लीजिए कि 108 बार किया तो आपने पूरा एक पैकेज एक्सरसाइज का आप कर चुके हो। अगर आपको कुछ नहीं आता, बट अगर आपको सूर्य नमस्कार करना भी है तो प्रॉपर गाइडेंस के साथ हो। सबसे बड़ी प्रॉब्लम मैम क्या है, गाइडेंस, लोग गाइडेंस नहीं देखते हैं। हाँ। और मैं एक और चीज़ मैम हर किसी को यही बोलता हूँ, आप 2 पैसे बचाने के चक्कर में यूट्यूब में घुस जाओगे। आप यूट्यूब को देख रहे हो, यूट्यूब आपको देख रहा है? नो। हाँ, अगर आप आपने बिल्कुल, कुछ, हाँ, बिल्कुल सही मनदीप, आपने कोई आसन गलत कर दिया, कोई पोस्चर गलत कर दिया, जिसमें आपने मान लो नी 90 डिग्री रखना था, वो 120 डिग्री चला गया, तो आपको यूट्यूब बोलेगा कि इसको 90 डिग्री करो? नहीं बोलेगा। अगर आपका बजट कम है, कुछ भी है, तो आप एक छोटा मोटा कोई ट्रेनर देखो, उसको हायर करो, और अच्छा ट्रेनर देखो, प्रॉपरली सूर्य नमस्कार सीखो, हर एक पोस्चर पे अपनी अच्छी पकड़ बनाओ, फिर उसको प्रैक्टिस करो। क्योंकि मैम सही नहीं कर सकते तो गलत भी नहीं करना, और गलत करना भी आपको नुकसान ही देगा। फिर लोग बोलते हैं कि योगा से मुझे पेन होता है, मेरे घुटने में दर्द हो गया। हाँ। क्योंकि योग मैम ऐसी चीज है, योग आपको कभी तकलीफ नहीं देगा। तकलीफ वो तब देगा जब आप उसे गलत कर रहे हो। गलत तरीके। अच्छा मनदीप, जैसे हम अभी तरीकों की बात कर रहे हैं कि योग लोग देखा देखी में कर रहे हैं, वही जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया कि अगर वो कर रहे हैं तो मुझे भी वैसे ही करना है। लेकिन फर्क होता है, एक 25 साल का लड़का एक्सरसाइज कर रहा है और वही एक्सरसाइज अगर हम बोले कि कोई 50 साल का बंदा कर रहा है, तो ऑब्वियसली उसके करने में और उसके करने में बहुत अंतर हो गए, जो कि हमें एक योग एक्सपर्ट ही बता सकेगा कि आपने कैसे करना है। लेकिन हम ये बात नहीं समझते, हम देखा देखी में वही एक्सरसाइज घर के बच्चों को भी शुरू कर देते हैं, वही हम भी करते हैं, वही घर के बुजुर्ग भी करते हैं। तो सबसे पहले तो मुझे ये जानना है, ये आप हमारे व्यूवर्स को बताओ कि योग करने की जो उम्र है वो कौन सी उम्र से आप अपने बच्चों को योगा करवा सकते हो, योग शुरू करवा सकते हो, और सेकंड थिंग इज योग करने का सही समय क्या है और कैसे, मतलब बिना खाए पिए करना है या खाली पेट करना है, एग्जैक्टली मतलब पर्टिकुलर इसका क्या टाइम है जिसपे वो आपकी बॉडी पे पूरी तरह से वर्क करता है? मैम सबसे पहले तो आपने जो क्वेश्चन रेज किया है वो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन रेज किया है कि लोग जैसे कि देखा देखी में योग कर रहे हैं। क्योंकि आजकल जो योग है वो सिर्फ आसन रह गया। जैसे मैंने बोला, लोगों को होता है आसन कर लिया, मैं इतना मुड़ जाऊं, हाथ पे खड़ा जाऊं, सर पे खड़ा जाऊं, सोशल मीडिया पे अपनी पोस्ट डालूंगा कि मेरा एक इंप्रेशन जाएगा, लोग बोलेंगे वाओ यार तुम अपने सर पे खड़े हो जाते, तुम हाथ पे खड़े हो जाते। योग ये बिल्कुल नहीं है। ऐसे तो सर पे और हाथ पे सर्कस वाले भी खड़े हो रहे हैं, फिर तो आप में उसमें कोई फर्क नहीं रह गया। जैसे मैंने पहले बताया, योग है जोड़ना, कनेक्शन। जब तक आपका कनेक्शन नहीं बनेगा तो वो योग नहीं है। और योग का मैम डिवाइड है, बेसिक लेवल आ गया, इंटरमीडिएट आ गया, फिर एडवांस। आपने ये नहीं देखना कि अगर वो सामने वाला एडवांस कर रहा है तो मुझे भी एडवांस करना है। आप अपनी बॉडी देखिए कितनी कैपेबल है, कितनी फ्लेक्सिबल है, कितना आपकी बॉडी आपको अलो कर रही है करने के लिए। अब सामने वाले ने अपने 10-15 साल लगा दिए समझ लो, तब जाके वो एडवांस लेवल पर पहुंचा। आप सोच रहे हो मैं साल में ही उतना पहुंचा, वो पॉसिबल नहीं है। क्योंकि योग है, ये लर्निंग नहीं है, योग प्रैक्टिस है। जितना आप इसको प्रैक्टिस करते जाओगे उतना आप निखरते चले जाओगे। अब लोग क्या करते हैं, जैसे मैं टीच करता हूँ, मान लो मैंने उन्हें एक आसन करा दिया, 2 या 3 दिन करने के बाद बोलते सर नेक्स्ट आसन कराओ, बोर हो रहे हैं। क्योंकि उनको वो लर्निंग लग रही है कि मैं नई नई चीजें सीखूं। और योग में लोगों को यही लग रहा है कि सीखते चले जाओ, नया नया सीखते चले जाओ। पहले वाला बल्कि परफेक्ट नहीं हुआ, पर उनको है कि मैं नया सीख जाऊं। अब मैं यही लोगों को समझाना चाहता हूँ कि चाहे आप 10 आसन कर रहे हो, आपने एक ग्रुप बना लिया या आपने एक लिस्ट बना ली कि मैंने ये 10 आसन परफॉर्म कर रहे हैं, वो 10 के 10 आप डेली करोगे, आपको फायदा देंगे। ऐसा नहीं है कि महीने आप वही करते जा रहे हो, आपको फायदा नहीं होगा। या आपको 50% फायदा होना था, वो अब हो चुका है, 50% अब दूसरे आसन करूंगा तो होगा, नहीं, ऐसा नहीं है। वो आसन आप पूरी लाइफ भी अगर करोगे तो उन्होंने उतना ही फायदा देना जितना उन्होंने देना था। तो अगर आप 10 आसन करने में कैपेबल हो, पर अच्छे से 100% करने से अच्छा आप वही आसन 10, 20, 30% करो। क्योंकि अगर आप 100% नहीं कर पा रहे, बट परफेक्टली सही ब्रीदिंग टेक्निक के साथ, अच्छे अलाइनमेंट पोस्चर्स के साथ आप उस आसन को 10% भी करते हो, वो तब भी कंसीडर एज आसन ही होगा। वो ऐसा नहीं होगा कि यार क्या कर रहा है ये, हाथ तो तेरा नीचे नहीं गया, नहीं, बॉडी तो आपकी हिल रही है, एफर्ट्स लग रहे हैं, आपको पता लग रहा है कि जहाँ स्ट्रेच आना चाहिए था वहाँ स्ट्रेच आ रहा है, जिस एंगल पे मेरा हाथ उठना चाहिए था हाथ उठ रहा है, जितना मैंने बेंड करना चाहिए था उतना बेंड हो रहा है। बिना किसी इंजरी को अवॉइड करते हुए उस आसन को आप कर रहे हो, तो वो आसन ही है।
कोई मैम मतलब ही नहीं बनता, आप इतना खींचतान कर करके आप उस आसन को कर रहे बट सही नहीं कर रहे, तो कोई इसका फायदा नहीं है। और जैसे आपने बोला कि कौन इसको कर सकता है, कौन नहीं कर सकता, क्या इसका टाइम है क्या नहीं, अब सबका मैम शेड्यूल्स अलग अलग है। कोई सुबह फ्री होता है, अब जैसे बुजुर्ग लोग हैं, समझ लो रिटायरमेंट हो चुकी है कई लोगों की, उनको तो मैं यही सजेस्ट करूंगा कि आप लोग सुबह उठिए, सबसे पहले उठते ही आप पानी वानी पीजिए और अच्छे से फ्रेश हो जाइए। फ्रेश होने के बाद पूरी बॉडी की आपकी क्लीनिंग हो जाएगी, उसके बाद आप अपना आसन कीजिए। और आसन नहीं है कि आपने सिर्फ आसन ही करना है, कुछ आसन किया आपने, उसके बाद ब्रीदिंग एक्सरसाइज जरूर कीजिए, क्योंकि बाहर से आसनों से बॉडी ट्रेंड होगी, इंटरनली आपकी ब्रीदिंग एक्सरसाइज है, जैसे कि हम डीप ब्रीदिंग कर लेते हैं, या हम अनुलोम विलोम कर रहे हैं, या हम कपालभाति कर रहे हैं, भ्रामरी प्राणायाम कर रहे हैं, आप ये प्राणायाम प्रैक्टिस कीजिए। उसके बाद 5 मिनट आप ध्यान जरूर लगाइए। अच्छा, किसी ने मैम सालों साल पूरी जिंदगी एक आसन में निकाल दी, उस आसन को साध लिया, तो ऐसा नहीं है आप पूरी जिंदगी अगर 60 साल जीरो एक आसन में बैठ के जी लोगे, नहीं हो सकता। तो दूसरे को कंपेयर नहीं करना अपने से। अच्छा मनदीप, जैसे कि अभी हम बात कर रहे हैं, तो घर के जो छोटे बच्चे हैं, तो उनके लिए सबसे इजी आसन कौन सा है, या फिर किस उम्र से वो बच्चे आसन कर सकते हैं, योग कर सकते हैं? जैसे ही देखो बच्चे को समझ आनी शुरू हो गई, 6-7 साल का बच्चा आजकल काफी इंटेलिजेंट है मेरे हिसाब से, 5 साल में बच्चे इतने इंटेलिजेंट होने शुरू हो जाते हैं। वो जनरेशन चली गई कि अब बच्चा 10 साल का हो गया, 15 साल का, तब समझ आएगी। 6-7 साल का जैसे बच्चा हो गया, सबसे पहले जैसे पेरेंट्स अगर योग कर रहे हैं तो बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि बच्चे को आप बोल के कुछ नहीं सिखा सकते, ये एज ऐसी होती है जब वो आपके घर के इन्वायरमेंट से सीखेंगे। जैसा घर का इन्वायरमेंट होगा वैसा आपका बच्चा बनता चले जाएगा। अगर आप घर में योग डेली अभ्यास योग का चल रहा है, उसको बिठाइए वहाँ पर, उसको अपनी क्लास में लेकर आइए, ताकि उसका भी इंटरेस्ट बढ़े। और वो आपसे पूछेगा कि अगर मम्मा आप क्या कर रहे हो, पापा आप क्या कर रहे हो, पूछेगा, फिर उसका इंटरेस्ट बनेगा कि यार मैं भी ये करके देखूं। उसको धीरे धीरे उसमें जोड़ते चले जाइए। मतलब यू मीन टू से कि 6-7 साल का बच्चा आराम से योग आराम से मैम कर सकता है। और मेरे हिसाब से इस एज से अगर हम बच्चों को एक्सरसाइज की तरफ डालते हैं, योग की तरफ डालते हैं, तो वो उनके लिए थोड़ा अच्छा भी रहता है, क्योंकि बॉडी इस टाइम पे स्टिफ नहीं होती है। अभी जैसे उसको ढालोगे वो बॉडी वैसे ही बन जाएगी। आई थिंक सो यही होता है, क्योंकि जैसे जैसे हम बड़े हो जा रहे हैं, अभी हमें करना दिक्कत होती है, क्योंकि बॉडी स्टिफ हो गई है, बचपन में ऐसी चीजें नहीं करी है। अच्छा मनदीप, अब हम बात करेंगे योग। ये तो आपने हमें बताया, और ये कहीं ना कहीं पूरी दुनिया जानती भी है कि योग हमारे शरीर के लिए, हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है ना। हर कोई योग करना चाहता भी है, चाहे छोटा करे चाहे बड़ी एक्सरसाइज कर रहा है, जो भी आसन्स कर रहे हैं, है ना। पर एक पर्टिकुलर जैसे लोगों को प्रॉब्लम्स हैं, किसी को कमर में दर्द है, और आजकल की भागदौड़ भरी ज़िंदगी में अगर हम बात करें पीसीओडी की, तो तकरीबन मेरे को लगता है 70 से 80% लेडीज़ ऐसी हैं जिनको, चाहे वो अनमैरिड लड़की हैं चाहे वो मैरिड हैं, उनको पीसीओडी की प्रॉब्लम है। तो ऐसे पर्टिकुलर जो बीमारियां हैं उनके ऊपर भी योग काम करता है? बिल्कुल मैम, हर एक बीमारी पर योग काम करता है। जैसे मैंने आपको बताया कि बाहर के साथ साथ इंटरनली भी आपकी बॉडी को योग ट्रेंड करता है। जैसे आप बोल रहे हो पीसीओडी, सबसे पहले तो मैम जैसे आजकल जितनी लग्जरीज आ गई, जितनी फैसिलिटीज़ आ गई, उसका हमने थोड़ा बहुत फ़ायदा उठाने की बजाय इतना ज़्यादा फ़ायदा उठा लिया है कि उस पर ही डिपेंड हो चुके हैं। अब गाड़ी ले ली तो गाड़ी इसलिए ली थी कोई लॉन्ग डिस्टेंस कवर करना है, चलो आप कंफर्टेबल होकर जा सको। अब ये 500 मीटर तक आपने जाना कुछ लेने, उसमें भी हम गाड़ी में सवार होकर जाएंगे कि चलो यार मार्केट से कुछ सामान ले जाएं, बल्कि हम पैदल जाके ले सकते हैं, बट नहीं, हमें तो गाड़ी में इसी की हवा खाते हुए जाना है। तो मैम हमारा लाइफस्टाइल ऐसा हो चुका है, घर का खाना हमें अच्छा नहीं लगता, बाहर निकलेंगे रेस्टोरेंट्स में जाएंगे, वहाँ खा रहे हैं। घर में बनाया हुआ खाना आपको पता है कैसा बना है, कितना आप ऑयल यूज कर रहे हो, कितने मसाले यूज कर रहे हो, फ्रेश है कि नहीं है, सबसे बड़ी और सबसे बड़ी बात प्यार, जो एक प्यार से आप वो चीज़ बनाते हो। और बाहर आपको कुछ नहीं पता कौन सी चीज़ क्या डली है क्या नहीं, कितनी कैलोरीज हैं, आप उसको नहीं मेज़र कर सकते। तो हमारा खाना पीना अच्छा नहीं है, हमारा स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होने लग गया है, जिसके कारण हमारे हार्मोन्स हैं जो वो प्रॉपरली उसका प्रोडक्शन ही नहीं हो पा रहा है। और वो भी आपकी पीसीओडी में बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। खाने पीने से प्रॉब्लम क्रिएट होगी पीसीओडी की। दूसरा आपका हो गया स्ट्रेस, नींद नहीं पूरी हो रही, उससे आपकी पीसीओडी की प्रॉब्लम होगी। तो योग में हम क्या करते हैं, जैसे प्राणायाम हो गया, अच्छा, या हमारा थोड़ी देर का मेडिटेशन हो जाता है, जिससे कि आप स्ट्रेस रिलीज करते हो। प्राणायाम से आप अपने माइंड को रिलैक्स कर देते हो, एक ऑरा क्रिएट कर लेते हो आप अपना, और उस ऑरा क्रिएट करने के बाद अपनी एनर्जी को आप चेंज करते हो। और कुछ आसन हैं, जैसे मान लो कि आप
वज्रासन करते हो, और हमारा बटरफ्लाई जिसको हम बोलते हैं, भद्रासन उसको बोलते हैं, वो कर लो आप। अगर आपको पीसीओडी की प्रॉब्लम है, हमारा सेतुबंद आसन होता है, आप उसको भी प्रैक्टिस कर लेते हो। अच्छा। तो भी आपको पीसीओडी में बहुत फायदा करेगा। और साथ के साथ एक और आसन है कोबरा पोज, बच्चे भी करते रहते हैं, उल्टा लेट के अपनी बैक को स्ट्रेच करना, जिसको हम भुजंग आसन बोलते हैं। अच्छा। वो भी आपका पीसीओडी में बहुत हेल्पफुल है। बट इसके साथ साथ आपको अपना लाइफस्टाइल भी अच्छा करना पड़ेगा और स्ट्रेस को भी कहीं ना कहीं रिलीज करना पड़ेगा, और वो आपके योग से हो जाएगा। जब आप प्राणायाम और ध्यान करोगे, वो आपको मेंटली कनेक्ट करेगा और मेंटली आपको हिट करेगा, रिलैक्स करेगा। वहाँ से जब आप आसन का अभ्यास करोगे तो वो आपके इंटरनली जो भी हमारा पीसीओडी का प्रोसेस चल रहा है, जो खराब हो चुका है, उसको ठीक करने में हेल्प करेगा। तो मनदीप, जैसे कि अभी आपने मुझे आसन बताए कि पीसीओडी को ठीक करने के लिए हम ये वाले आसन, बटरफ्लाई आसन, भुजंग आसन, जैसे कि आपने बताया, कर सकते हैं। अब मैं बात करूंगी अलोम विलोम की। बहुत ही कॉमन आसन माना जाता है इसको, और बड़े से बड़े, छोटे से छोटा, हर बच्चा इसको बड़ा इजीली कर सकते हैं। अलोम विलोम का पहले तो आप मुझे समझाओ कि अलोम विलोम प्रॉपर हर एज में हम कर सकते हैं, और ये भी ऐसे खाली पेट करना है या किस समय करना है? क्योंकि अलोम विलोम इतना सरल आसन है, करना कुछ है नहीं, आपको जस्ट चौकड़ी मार के बैठना है और सांस उलट पलट अपनी करनी है। तो इसका भी कोई पर्टिकुलर समय है या फिर किसी भी समय कर सकते हैं? मैम देखो, जब आप प्राणायाम करने की बात आती है, अगर आप मान लो सुबह आसनों की प्रैक्टिस नहीं कर सकते, तो आप 5 से 10 मिनट अपने प्राणायाम के लिए तो निकाल सकते हो। क्योंकि सुबह सुबह आपकी जो एयर है वो बहुत फ्रेश होती है, इतनी गाड़ियां नहीं चल रही हैं, इतना पोल्यूशन नहीं है, तो आप उस टाइम अगर करोगे तो आपको ज्यादा फायदा होगा। अच्छा। जैसे ही आप फ्रेश होकर बैठ गए, अगर आपका बिजी शेड्यूल है तो आप ऐसे डिवाइड कर सकते हो कि सुबह आपने प्राणायाम कर लिया, फ्रेश हो गए, आप प्राणायाम की प्रैक्टिस की 5 से 10 मिनट, फिर आप शाम को अपना आसन कर लो। तो अनुलोम विलोम का भी मैम बहुत लंबा कॉन्सेप्ट है। अच्छा। अब जैसे अनुलोम विलोम जब हम करते हैं, हमारी 2 नाड़ियां हैं, एक सूर्य नाड़ी जो राइट साइड है, एक चंद्र नाड़ी जो लेफ्ट साइड है। हाँ। तो वेदर के अकॉर्डिंग ये चेंज हो जाती है। जब गर्मी बढ़ गई तो हम चंद्र नाड़ी की साइड से शुरू करेंगे, जो कि हमारी ठंडी होती है। ओह, तो ये आपको इंटरनली ठंडा रखेगी, काम रखेगी, कूल रखेगी। मतलब अगर हम चंद्र नाड़ी से शुरू, मतलब आपको जो इनहेल करना है वो चंद्र नाड़ी से आपको करना पड़ेगा, और जो एक्सहेल करना है वो आपको सूर्य नाड़ी से। अल्टरनेट हमारी इसमें अल्टरनेट ब्रीदिंग होती है। अच्छा। आपने लेफ्ट से सांस भरा तो राइट से छोड़ोगे, फिर जहाँ से सांस छोड़ रहे हो वहीं से भरोगे, फिर दूसरी साइड से छोड़ोगे। ओह, अच्छा। तभी आप अगर इसको ट्रेनर हायर करोगे तो वो प्रॉपरली आप समझ पाओगे, क्योंकि ये बहुत लंबा फिर कॉन्सेप्ट हो जाता है। तभी मैं आपको मुझे लगा कि जस्ट एक तरफ से आपको करना है, नहीं, और फिर दूसरी तरफ से आपको एक्सहेल करना है। फिर वो मैम चंद्रभेदी प्राणायाम बन जाता है। लेफ्ट से भरा, राइट से छोड़ा, लेफ्ट से भरा, राइट से छोड़ा, वो चंद्रभेदी बन जाएगा। टर्न बाय टर्न है, लेफ्ट एंड राइट, वो चंद्रभेदी बन जाएगा। अच्छा, ओके। अब उसमें आप थोड़ा सा चेंज करोगे, लेफ्ट से भरा, राइट से छोड़ा, फिर राइट से ही भरा, फिर लेफ्ट से छोड़ा, तो अनुलोम विलोम बन जाएगा। अगर लेफ्ट से ही भर रहे हो, लेफ्ट से ही छोड़ रहे हो, ये भी चंद्रभेदी का ही पार्ट है। तो मैम ये छोटी छोटी चीजें हैं। हल्का सा अगर आप ब्रीदिंग की टेक्निक या सांस लेने छोड़ने की टेक्निक चेंज करते हो तो पूरा प्राणायाम ही चेंज हो जाता है। डायबिटीज आजकल बहुत कॉमन प्रॉब्लम बनती जा रही है, हर घर में कोई ना कोई डायबिटीज का पेशेंट होता है, तो इसके लिए कौन सा आसन फायदेमंद रहता है? मैम डायबिटीज ऐसा है, जब हमारी बॉडी इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं कर रही ना प्रॉपरली, तो हमारा डायबिटीज वैसे भी बढ़ जाता है, और जब मेडिसिन लेते हैं वो वैसे ही नेचुरली इंसुलिन बनाना बंद कर देता है। तो डायबिटीज के लिए मेनली आपको अपना जो मणिपुर चक्र है उसको हिट करना है, जिसमें आपके ट्विस्टिंग पोस्चर्स आ जाते हैं। कुछ आपके पेट के बल लेट कर आसन आ जाते हैं, जैसे धनुरासन हो गया, भुजंग आसन हो गया। अच्छा। बैठ के आप मस्तिंदर आसन की प्रैक्टिस कीजिए, भूनामन आसन होता है। ये सब आसन है जिनकी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर प्राणायाम की तरफ जाएंगे, षटक्रिया की तरफ, तो आप कपालभाति की प्रैक्टिस करेंगे तो आपको डायबिटीज में बहुत फायदा हो सकता है। अच्छा, अब मैं बात करती हूँ ध्यान की तरफ। जो बच्चे पढ़ते हैं, ठीक है, और पढ़ते हैं, उनका लिख रहे हैं या पढ़ रहे हैं, किसी ने कुछ बोला, उनका ध्यान अपनी पढ़ाई में नहीं है और जो कोई बात कर रहा है उसकी तरफ है। और कई बार क्या होता है कि बच्चे 2-2, 4-4 घंटे पढ़ाई करते हैं, माँ बाप को लग रहा है कि बच्चे हमने रूम में बंद करके बिठा दिए, बुक्स देके वो पढ़ रहे हैं, लेकिन 2 घंटे के बाद भी जब आप उस बच्चे को पूछते हो कि जो भी उसने पढ़ा, तो उसके दिमाग में वो चीज़ें नहीं होती हैं। तो ध्यान केंद्रित करने के लिए भी योग, मैंने सुना है कि बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। तो ध्यान के लिए कौन सा योग है? मैम जैसे ध्यान की अगर हम बात करते हैं तो जैसे प्राणायाम मैंने आपको बताया था, अगर आप बच्चों की बात ले रहे हो, अगर बच्चों को हम ध्यान लगवाएंगे तो वो वैसे ही नहीं इंटरेस्ट लेंगे, वो बोलेंगे क्या ही बकवास करा रहे हो। तो आप उनको नॉर्मली प्राणायाम करा सकते हो, क्योंकि प्राणायाम में आप पूरा फोकस अपनी ब्रीदिंग के ऊपर बनाते हो। कितना डेप्थ जा रहा है आपका सांस का,
कितना लंबा सांस आप भर रहे हो, कितनी स्मूथली छोड़ रहे हो, सांस भरते हुए आप कैसा फील कर रहे हो, सांस छोड़ते हुए कैसा फील कर रहे हो, ट्रैवल कैसे कर रहा है आपका सांस। उन छोटी छोटी चीज़ों पे आप प्राणायाम में उनको फोकस करा सकते हो। जैसे नॉर्मली आप डीप ब्रीदिंग करा सकते हो, लंबा गहरा सांस भरवाया, लंबा गहरा सांस छोड़ा, उस पर फोकस करना शुरू करें, जिससे कि उनका एक कंसंट्रेशन लेवल बढ़ेगा और मेंटली स्ट्रॉन्ग होते चले जाएंगे वो। और यहाँ से जो टेंशन होगी वो रिलीज होनी शुरू हो जाएगी, पेशेंस आ जाएंगे उनके अंदर। अच्छा। तो ये सब चीज़ें उनको फ़ायदा करेंगी उनके पढ़ाई में या कोई भी काम कर रहे हैं। तो इनिशियली आप इसकी प्रैक्टिस करवा सकते हो बच्चों को। आज के टाइम में मोटापा बहुत ज़्यादा लोगों को हो रहा है और बहुत ज़्यादा मतलब कई लोगों का तो ये कहना होता है कि हम लोग दिन में इतना नहीं खाते या रात को इतना भी नहीं खाते हैं कि फिर भी हमें जो है वो शरीर का जो वेट है वो बढ़ता जा रहा है, मोटापा आ रहा है, किसी की तोंद निकल आई, किसी की चबी चिक्स हो गई हैं। तो मोटापा दूर करने के लिए कोई बताओ कि। मैम सबसे पहले तो अगर आप खाली योग करते जाओगे बट खाई जा रहे हो आप या कुछ गलत खा रहे हो, और ना खाना भी आपके वेट को बढ़ाता है। लोगों को ये नहीं पता, वो सोचते हैं अगर भूखे रहेंगे पतले हो जाएंगे। नहीं, ना खाना भी आपके वेट को बढ़ाएगा, क्योंकि बॉडी की जो रिक्वायरमेंट है वो तो पूरी करनी पड़ेगी आपको। इसलिए आप खाना अच्छा खाएं और उसके साथ साथ आप नॉर्मली सूर्य नमस्कार की प्रैक्टिस कर सकते हैं। सूर्य नमस्कार के ज़्यादा से ज़्यादा राउंड लगाएं और बैठे बैठे आपको एक रामबाण दे देता हूँ, षटक्रिया हमारी कपालभाति, जो कि आपका एक फैट बर्नर का काम करेगा। उसमें आपने स्ट्रोक को बढ़ाना है। आज 50 स्ट्रोक लगा लिए, कल 100 लगा लिए, ऐसे धीरे 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 उसकी प्रैक्टिस करते जाएं और स्ट्रोक्स को बढ़ाते जाएं। 50, 100, 150, 500 जितने आप लेके जा सकते हो। आप नोट करोगे जब कपालभाति करोगे यहाँ पे पूरी बर्निंग होगी। अच्छा। वो आपका फैट बर्नर का काम करता है। अच्छा। बट ध्यान रखें एक छोटी सी बात, जिनको बीपी हाई रहता है वो थोड़ा अवॉइड करें, कपालभाति ना करें। ओके। तो कपालभाति आपका फैट बर्न करता है। हाँ, तो ये कोई भी एज के लोग कोई भी एज के कर सकते हैं मैम, कोई इशू नहीं है। और सूर्य नमस्कार भी कोई भी एज का कर सकता है, जब तक उसको कोई मेडिकल कंडीशन या कोई इंजरी या कोई सर्जरी का नहीं है तब तक आप वो कर सकते हो। अगर कोई सर्जरी है या कुछ भी है वो फिर आप गाइडेंस ले अच्छे एक्सपर्ट का, जो योगा ट्रेनर है अच्छे आपको करा रहे हैं या आप जिनसे आप सीख रहे हो उनसे पूछें, वो आपको अच्छे से गाइड करेंगे, फिर आप प्रैक्टिस करेंगे। ओके। पर वो चीज़ छोड़ दीजिएगा। मैं आपके जो पॉडकास्ट के माध्यम से कहना चाहूंगा कि जो आप लोग वीडियोस देख देख के किसी की वीडियो देख रहे हो कि एक बंदे ने वेट लॉस कर लिया तो मेरा भी वैसे ही हो जाएगा, नहीं, आपकी बॉडी उसकी बॉडी में है। इस बात पे सॉरी मैं बीच में इंटरप्ट कर रही हूँ, इस बात पे ही आते हैं। बहुत सारी वीडियोस ऐसी हम देखते हैं जिसमें लोग बोलते हैं कि मैं रॉ जो कॉफ़ी होती है, इंस्टेंट कॉफ़ी, उसमें वो गर्म पानी डाल के और नींबू जो होता है लेमन स्क्वीज करके सुबह सुबह खाली पेट पी लो और आपका फैट बर्न हो जाता है। इज दिस ट्रू? मैम ये सब मिथ हैं। अगर ऐसा कुछ होता, आप खुद सोचो कि सारी दुनिया पतली होती, फिर तो सबने वो वीडियो देख देख के वो काढ़ा वाड़ा जो भी बना के पी लेना था। अगर मान लो मैं वो चीज़ ट्राई कर रहा हूँ, मेरी बॉडी को सूट कर गई, वो ऐसा नहीं है कि आपकी भी बॉडी को सूट करेगी, क्योंकि सबकी बॉडी अलग है, सबकी बॉडी का रिस्पॉन्ड अलग है, सबके हार्मोन्स अलग हैं। जब आप टेस्ट कराते हो ना, तो किसी का थायराइड बढ़ा हुआ है, किसी का कम है, किसी का बीपी, किसी का शुगर, तो सबकी बॉडी अलग अलग है। आप ऐसे किसी को देख के मत चलिए। आप प्रॉपरली अपना डाइट, प्रॉपरली एक अपना आसन का जो भी शेड्यूल है, अपनी वेट के अकॉर्डिंग, अपनी बॉडी की कैपेसिटी के अकॉर्डिंग, अपनी एज के अकॉर्डिंग ही प्रैक्टिस कीजिए। दूसरों को फॉलो करने वाला जो काम है वो प्लीज बंद कर दीजिएगा। आजकल यही चल रहा है मैम, दो पैसे बचाने के चक्कर में यूट्यूब पे देख लेंगे, किसी और की वीडियो देख लेंगे, जीरे वाला पानी पी लो, मेथी दाने का पानी पी लो, यही चली जा रहा है, और पी पी के मुंह में छाले, पेट खराब, ये सब। तो वो सब मत करें, प्रॉपरली गाइडेंस के साथ चलें तो आपको उस चीज का फायदा भी होगा, नहीं तो फिर नुकसान ही है। थैंक यू सो मच मनदीप। थैंक यू मैम। तो देखा आपने, आज सुना कि योग वैसे तो हमारे लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है, और आज हमें कुछ आसन भी पता चले जिनको करने से हमारी कुछ प्रॉब्लम जो हैं वो दूर हो सकती हैं। तो योग को अपनाएं और रोग को भगाएं। मिलेंगे अपने अगले एपिसोड में किसी और नए एक्सपर्ट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।